टेलीकॉम लाइसेंस में हमने ये पढ़ा कि सर टेलीकॉम लाइसेंस जो हम लेते हैं उसकी कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन हम ओवर द लाइफ करते हैं। अगर हमने लाइसेंस बिजनेस शुरू होने से पहले ले लिया है तो जितनी लाइफ रिमेनिंग बचेगी बिजनेस शुरू होने के बाद उतने में अमोर्टाइजेशन कर देंगे, और अगर बाद में लिया है मतलब स्टार्टिंग के साथ ही लिया है तो जितनी लाइफ है उसमें अमोर्टाइजेशन कर देंगे। अमोर्टाइजेशन हम तभी करेंगे सर जब लाइसेंस का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट बेसिस पे हम अमोर्टाइजेशन करेंगे, राइट। ओके, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर टेलीकॉम लाइसेंस को बेच दिया जाता है इन बिटवीन, टेलीकॉम लाइसेंस को बेच दिया जाता है इन बिटवीन, तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ठीक है। तो लाइसेंस को बेचने पे जो हमें बिजनेस इनकम या जो भी इनकम हमें होती है कैपिटल गेन, उस सब का ट्रीटमेंट भी हमने पढ़ लिया था। वहां तक किसी के कोई डाउट है तो एक बार बता दो। नो सर। डाउट नहीं है? सर एक बात बोलनी थी। सर आपने ना एक लास्ट में वो शेयर किया था वीडियो जो कि ना CFR का नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर का है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे तो। ठीक है, ओके, तो चेंज कर दीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। आज कुछ सेक्शन छोटे छोटे जो आपने पहले पढ़े हुए होंगे वैसे, बट क्योंकि अपन पूरा ही BNP अच्छे से कर रहे हैं तो ये सेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चेंज भी है इस बार, ठीक है। आपने जब पहले पढ़े होंगे तो अमाउंट अलग पड़ा होगा, इस साल बहुत सारे सेक्शंस में चेंज हुआ है। सेक्शन 35CC ये बता सकता है कोई किसका है? बता सकता है कोई किसका है अभी? एनीवन? सर डेवलपमेंट प्रोग्राम रूरल वाला। ओके, इट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को कोई पेमेंट करते हैं टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो दैट विल बी 100% अलाउड टू यू, ठीक है। उसके 100% डिडक्शन आप ले सकते हैं, चलेगा। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 35CCC। पता है भाई किसी को सेक्शन 35CCC किसका है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, ओके। नहीं बेटा वो आगे वाला है, इट्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, राइट। अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है तो उसके लिए है। इसमें आपने 150% पढ़ा होगा पहले, राइट। तो अभी आपको इसमें पढ़ना है 100%, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 150 से 100% हुआ, और पीछे भी कुछ थे जिसमें वो IIT और लैब्स वाला था ना सर, जिसमें आपने 150% से 100% किया। तो ये इस साल चेंजेस आए हैं क्या सर सारे? हाँ इसी साल है। कोई रीजन है क्या सर गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन जो हमें देता था 150% से 100% कर दिया? क्या है ये तो पहले से ये फाइनेंस एक्ट 2020 से चेंज नहीं है, ये पहले से ही प्लान था। पहले से लिखा हुआ था कि अगले साल पहले 200% था नेशनल लेबोरेटरी में, फिर 200 को 150 किया गया, फिर उसी साल लिख दिया गया था कि 2020-21 से 21-22 से जाके ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो ये नॉट दिस अमेंडमेंट इज नॉट बाय फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग की स्कीम ही ऐसी थी। ओके सर। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, और ये भी आपने कितना पढ़ा होगा 150%, बट नाउ इट इज ऑल्सो अलाउड अप टू 100%, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी भी वेटेड डिडक्शन, एक्चुअली जो ये ज्यादा अमाउंट की डिडक्शन मिलती है इनको बोलते हैं वेटेड डिडक्शन। तो जितनी भी वेटेड डिडक्शन थी वो हटा दी गई है, उनकी जगह क्या कर दिया गया है, नॉर्मल डिडक्शन दे दी गई है। ओके ओके यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना,
एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के बाकी खर्चे इसमें आएंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 35D। ये हमें ध्यान से पढ़ना है। बता सकता है कोई किस चीज का है सेक्शन 35? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है, सभी को याद है। फिर ये भी बता दीजिए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो लगते हैं। कोई? जी, और कोई बता रहा है कुछ? जैसे कि सर बिजनेस फॉर्म करने का खर्चा, आरओसी में रजिस्टर करने का खर्चा, वो सारे जितने भी खर्चे जो फाउंडर करता है बिजनेस बनाने में, खड़ा करने में, उनको कहते हैं। और कोई भी है क्या बताने वाला? सर जो कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होगा, जहाँ से उसके पहले से जितने भी खर्चे हैं, जहाँ तक हम लोग उसको रन करने के लिए करते हैं, लीगल फीसेस, सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह, और जो जो और अदर खर्चे हैं जो स्टैंड करता है कि हाँ भाई बिजनेस स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो उसके पहले तक के जितने भी खर्चे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अगर मेरा कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अगर मेरा कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो भी क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं हो सकते। तो सुनिए ध्यान से। सर लेकिन एक नया आप ब्रांच वगैरह या नया यूनिट खड़ा कर रहे हो, उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए हो सकता है आपका। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है कि आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, और सेटअप करने की जो कॉस्ट, अब उसमें प्रोसीजरल पार्ट आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसे तो आप कहेंगे कि सर हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग आएगी क्या? नहीं सर, बिल्डिंग तो नहीं आएगी, समझ गए? तो वो वाले खर्चे नहीं आते। कौन से खर्चे आते हैं? खर्चे आते हैं जो प्रोसीजरल पार्ट होते हैं, राइट। तो या तो आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप, ठीक, और या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप उसमें न्यू यूनिट लगा रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन आप कर रहे हैं, राइट। तो इस न्यू स्टार्टअप को लगाने के लिए जो खर्चा होगा, या इस न्यू यूनिट को सेटअप करने के लिए जो खर्चा होगा, वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। पर इसमें किस टाइप के खर्चे आते हैं वो समझना आपको जरूरी है। मैंने आपको इंटर में भी लिखाया हुआ है कि सर सबसे पहले जब हम कोई काम करने का सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सर्वे करते हैं, राइट। तो एक सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं हम कि लोगों को क्या जरूरत है, किस फील्ड में किस प्रोडक्ट की जरूरत है। उसके बाद में हम एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। पता है किसी को क्या होती है फीजिबिलिटी रिपोर्ट? एनीवन? प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं इसके लिए। पॉसिबिलिटीज मतलब कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट फायदेमंद है या नहीं, वो प्रोजेक्ट करना चाहिए, मतलब फिजिबल है या नहीं। इसके लिए हम बेटा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, इसको किया जा सकता है, मतलब इसको सिंपली हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कह सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो हम उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ तक तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, राइट। उसके बाद में आप एमओए, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो एमओए
की ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग होती है, ठीक है। फिर आप शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं, अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं तो उसके खर्चे हो जाते हैं। इसके अलावा कोई लीगल खर्चे आपने किए हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट या ऐसा कुछ लीगल एक्सपेंसेस आपने किए हैं तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस किस में कवर हो जाते हैं, इन्यूमरी एक्सपेंसेस में कवर हो जाते हैं, ठीक है। चाहे ये न्यू सेटअप के रिगार्डिंग हो और चाहे ये एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर न्यू यूनिट के रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अब इसमें भी वही कंसेप्ट जो एक मास्टर पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है ना, कि सर किसी भी खर्चे की रिडक्शन तब मिलती है जब उस खर्चे से इनकम होना स्टार्ट हो जाए। तो ये खर्चा तो हो सकता है आपने पिछले 1 साल में किया होगा, 1.5 साल में किया होगा, 2 साल में किया होगा, पर इसकी रिडक्शन कब मिलेगी, जब आपका ये न्यू सेटअप स्टार्ट हो जाए या फिर ये नई यूनिट स्टार्ट हो जाए, राइट। क्योंकि जब तक ये कमाएंगे नहीं तब तक हम खर्चा लेस कहां से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस खर्चे को एक कैपिटल एक्सपेंसेस बोला गया है। कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब कि ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है, तो इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंसेस बोला गया है। और इसकी रिडक्शन एक साथ ना देके कितने बार में दी गई है, याद है आपको? 5 साल सर 5 बार इक्वल। ओके, बाकी लोग भी रिप्लाई करते रहे बेटा। कशिश है क्या? ओके, निशा? 5 साल। तो 1/5 till 5 years, 5 साल तक 1/5 अलाउ करते रहेंगे। पर सर ये तो हो गया अलाउ करने का तरीका, पर कितना अलाउ करेंगे उसके लिए बोला गया सब एक्चुअल अमाउंट, जितना आपका खर्चा हुआ है वो, ओ क्वालिफाइंग अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट और क्वालिफाइंग अमाउंट, whichever is less, whichever is less। तो जितना एक्चुअल खर्चा आपने किया है वो या क्वालिफाइंग अमाउंट, दोनों में जो कम होगा उसका 1/5 करना है आपको, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है, ये क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है सर? तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है उसके लिए आपको क्या बोला गया था कि एक कॉर्पोरेट एसएससी होता है सर और एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होता है। कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 2 कंडीशन पढ़ी है हमने, ठीक है। पहली है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और दूसरी कंडीशन क्या है, 5% ऑफ कॉस्ट, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। मतलब क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो ज्यादा होगा और फिर क्वालिफाइंग अमाउंट और एक्चुअल में जो भी कम होगा। नॉन कॉर्पोरेट के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, तो एक ही पॉइंट निकलता है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट्स इट। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्लियर है? सर ये तो क्लियर हो गया डिडक्शन कितना दे रहे हैं। मान लो अमाउंट अभी भी बच रहा है सर, तो उस अमाउंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा? नहीं करेंगे, लैप्स हो जाएगा सर लेकिन डिडक्शन तो अपन सिर्फ 1/5 दिए जा रहे हैं। मान लो क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब मेरा प्रिलिमिनरी एक्सेस 2 लाख था, लेकिन क्वालिफाइंग अमाउंट सिर्फ 1.5 लाख रुपए आता है। 1.5 लाख को 5 साल में मैंने दे दिया डिडक्शन, बाकी जो 50,000 रुपए है उसको मैं एक तो शो किस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही शो करूंगा,
और उसका डिडक्शन कैसे लूंगा मैं उसका, मतलब कैसे नहीं मिलेगा ना, बोल तो रहा हूँ lapse लैप्स हो जाएगा, और क्या बोल रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ वो अमाउंट लैप्स हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो 50,000 स्टार्टिंग में तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आप आपकी बताऊं एक कमी है, आप एक्सेप्ट करो इसको, आप चीजें मिक्स कर देते हो। मैंने पहले दिन कहा था एक अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाता है, एक टैक्स प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करता है, राइट। वी आर टैक्स प्रोफेशनल, वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स, राइट। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन उठा के हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं छेड़ रहे, हमें ये मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शो होगा, कैसे शो होगा, वो ऑलरेडी शो है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग रूल्स, एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। तो वी आर नॉट टेम्परिंग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। हम उसमें से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स उसको पुट अप कर रहे हैं, और उससे जो इनकम निकल के आ रही है उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, वहां पे जो भी रोल आपने अकाउंट्स के हिसाब से पढ़ा हुआ है अमोर्टाइजेशन रखा है, और वहां का नेट प्रॉफिट भी अलग शो हो रहा है। हम इनकम टैक्स में हम कहते हैं कि नहीं साहब हम तो 150 अलाउ करेंगे, तो 150 का 1/5 कर रहे हैं, मतलब 30,000 खर्चा क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है सर। अलग है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में कभी भी फैंसी स्टेटमेंट नहीं बनती, ये बात ध्यान रखना, तो वो मैटर ही खत्म हो जाएगा। समझ गया सर। वो क्या है मतलब जो वैसे अकाउंट बना रहे हैं वो तो डिडक्शन ले लेंगे लेकिन टैक्स में देंगे ही नहीं। मैं समझ गया आपका कंसर्न क्या है, तभी मैंने आपको कहा ना, क्योंकि क्या होता है कि समझो, अगर मैं आपकी बेसिक प्रॉब्लम पे वार नहीं करूंगा तो वो ठीक नहीं होगी, समझ रहे हो बात को। अभी मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन बता देता आपको तो वो ठीक नहीं होगा, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप टैक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई करने लग जाते हो, वो नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें छेड़ना ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, वो अकाउंटेंट का काम है। हमारा काम एक अलग से पेपर लेके, है ना, आप तो ये मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग पड़े हैं सारे, हमें तो एक अलग से पेपर लेना है और उस पर हमारी इनकम निकालनी है, भैया बीएनपी से तुमने इतना कमाया, एचपी से तुमने इतना कमाया, समझ गए। तो बीएनपी के रूल के हिसाब से बीएनपी, कैपिटल गेन के रूल के हिसाब से कैपिटल गेन, अदर सोर्स के हिसाब से अदर सोर्स, टोटल इनकम भैया इतना टैक्स, बात खत्म। ठीक है सर। ओके, चलिए, तो ये बात तो हो गई एक। बाकी लोग बोलो अभी इसमें कोई डाउट? सर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस वाला बताना। एग्जिस्टिंग, देखिए एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब कि मैंने साहब आज एक मैंने क्या कर रखा था, एक बिजनेस खोल रखा है, XYZ लिमिटेड ले लीजिए, राइट। और XYZ लिमिटेड में मैंने सॉफ्टवेयर यूनिट खोल रखी है, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। अब मुझे लगा कि यार जब मैं सॉफ्टवेयर तो बनाता ही, कस्टमर बेस मेरा है ही, क्यों ना मैं हार्डवेयर बनाना भी स्टार्ट कर दूं। तो मैं एक हार्डवेयर यूनिट और स्टार्ट कर दूं। तो इस यूनिट के लिए मुझे पैसा भी चाहिए होगा, इस यूनिट के लिए मुझे वेंडर चाहिए होंगे, मुझे टेक्निक चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा। तो इसको सेटअप करने के लिए जो मैं खर्चा करूंगा दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सर हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा सुन रहा हूँ, बोलो। सर इससे एक बार ऊपर वाला पेज दिखा दो कि उसका स्क्रीनशॉट लेना था। अभी दिखाता हूँ, और बोले पहले इसको कंप्लीट कर लें, इसमें और कोई डाउट किसी को? सर ये क्वालिफाइंग अमाउंट में कॉर्पोरेट वाला ही आएगा क्या सिर्फ? जैसे अपन जो डिडक्शन देंगे 1/5 ऑफ टिल 5 ईयर और क्वालिफाइंग अमाउंट, तो क्वालिफाइंग अमाउंट में ये कॉर्पोरेट वाला अमाउंट आएगा, नॉन कॉर्पोरेट दोनों आएंगे? दोनों के लिए क्वालिफाइंग है, ये कॉर्पोरेट के लिए क्वालिफाइंग है और ये नॉन कॉर्पोरेट के लिए क्वालिफाइंग है। डिपेंड करता है आप किसकी इनकम निकाल रहे हैं। अगर आप क्वालिफाइंग अपन कॉर्पोरेट एसएससी की बात कर रहे हैं तो आप ये वाला फिगर उठाएंगे, आप नॉन कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो आप ये वाला फिगर उठाएंगे, और ये लाके कहाँ रख देंगे? क्वालिफाइंग अमाउंट। तो दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है ना अपने को। ओके सर। और बताइए। और बोलो भाई। देखो जितनी प्रॉब्लम पूछोगे, आज शुभम ने पूछी, पंकज ने पूछी, तुषार ने पूछी,
हर्षित ने पूछी, जो भी प्रॉब्लम पूछेगा उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो चीज उसके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, मतलब इन फ्यूचर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक अप्रोच जो आप फॉलो करते हैं कि सर ठीक है आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, आता है सर ये तो क्या पढ़ना है। नहीं बेटा, ये अप्रोच गलत है। अगर ऐसा ही होता कि ये तो हमें आता है, ये क्या पढ़ना है, तो सोचो ये तो मैंने तो कितनी बार पढ़ा दिया, मैं क्यों पढ़ाता, मैं कह देता ठीक है आपको आता है कर लेना यार। अगर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मान के चलिए फाइनल के एस्पेक्ट में आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दो ही चीजें, या तो आप ये कहें कि मुझे इस सेक्शन में सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी पूछो, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, ठीक है, तब तो ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो फिर आप सीखने की कोशिश करें, दो में से एक काम जरूर करें। अगर आप श्योर सक्सेस चाहते हैं तो दो में से एक काम जरूर करें। अगर आपको नहीं आती है चीजें तो सीखें, और आती है तो फिर 100% मुझे कहें कि साहब ये तो मुझे आता है 100%, आप पूछ लो कुछ, ताकि मैं भी ये श्योर हो जाऊं कि सामने वाला मेरा जो स्टूडेंट है वो तैयार है रैंक लाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कुछ बच्चे जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है सर आप बोलते जाओ हम सुनते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पूछना, बेटा गलत है ये अप्रोच। आर्य, प्राची, प्रेरणा, साकार, साहिल, समृद्धि, सिद्धि, सृष्टि, आज की इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। एटलीस्ट पूछा नहीं तो बता ही दो कि सर कंसेप्ट समझ में आ गया, ये तो बता दो जब मैं पूछ रहा हूँ बेटा समझ में आ गया क्या। आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है। आंसर देने से फीस थोड़ी बढ़ेगी आपकी बेटा, ऐसा थोड़ी है कि एक आंसर दोगे तो मैं फीस बढ़ा दूंगा। रिप्लाई करते रहें, ठीक है। चलो जी, सिद्धि कह रहे हैं, सिद्धि कह रहे हैं, सृष्टि कह रहे हैं, और तो चलो बेटा सृष्टि आप बताइए मुझे अब, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है सर, किसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? बोलो बोलो बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? सृष्टि, सर जो फिक्स एसेट की कॉस्ट है वो होती है। साकार सही बोल रहे हैं क्या सृष्टि? साकार, सृष्टि सही बोल रहे हैं क्या बेटा? आर्य, आर्य, सृष्टि सही बोल रहे हैं क्या बेटा? जल्दी रिप्लाई कर दो बेटा, जल्दी रिप्लाई कर दो। मैंने इतना गुरु ज्ञान दिया तो तुमने एक बार रिप्लाई कर दिया, आगे भी तो बोलो बेटा। यस सही बोल रहे हैं। अच्छा तो ये फिक्स असेट इन्होंने बोला था, फिक्स असेट की कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है इनका जवाब। कब, कौन सी डेट की लेनी है? आ रहे कौन सी डेट की फिक्स असेट लेनी है? आज मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, मान लो कितनी तारीख आज, 21 अप्रैल 2021। तो जब मैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल रहा हूँ तो मैं किस डेट की फिक्स असेट लूंगा? अधूरा ज्ञान खतरनाक है, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट, बोलो कौन सी डेट की? स्टार्टिंग की। चलिए समृद्धि कब की लेंगे बेटा? समृद्धि एंड सिद्धि दोनों में से कोई भी फटाफट जवाब दे दो, दोनों दे दो।
एनीवन, चलो कोई बात नहीं, एनीवन, वेरी सर गुड। 31 मार्च नहीं, प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का आखिरी दिन जो होगा, मतलब इस केस में अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 2022 वहां की फिक्स एसेट लेनी थी मुझे, ठीक है। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्लियर है ये पॉइंट? तो अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है ना, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें दे देंगे। आपको ये याद है कि मुझे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना है, मुझे 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, पर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आएगा, ये कहां से पता चलेगा? और जब ये पता नहीं चलेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी? बोलो, अब क्लियर है? अब जाके कंसेप्ट पूरा हुआ है। मैं फिर कहता हूं बेटा, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, ना आपको कोई कुछ बोलने वाला है, ना आपको कोई डांटने वाला है, ठीक है, ना कोई ये कह सकता है कि तुझे ये नहीं आता, ठीक है। जिसने ये सोच लिया कि कोई क्या सोचेगा, तो फिर वो कोई तो क्या सोचेगा, ठीक है। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से एक एडवाइस है बेटा, कभी भी दूसरे की चिंता ना करें कि कोई क्या सोचेगा, कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि यार मुझे तो ये नहीं आता, मैं क्या बोलूं। अरे जो आता है बोलूं, गलत होगा तो सीखने को मिलेगा, सही होगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, नुकसान नहीं है, बोलने का नुकसान नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयर भी लास्ट डे सेम डेट है बेटा, ठीक है। तो बोलने का कभी भी कोई नुकसान नहीं है। हम बार बार बोलते हैं, हो सकता है आपको लगता होगा कि सर बार बार हमारी खिंचाई करते हैं, नो, हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है बेटा इससे, हम आपके मार्क्स बढ़ेंगे, यही बेनिफिट है हमारा भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाए, आपको बेधड़क, जैसे सीए वाले बच्चे तरसते हैं, सीए वाले बच्चे से वेट करते रहते हैं कि कब टीचर क्वेश्चन पूछे और हम धड़ाधड़ उसके आंसर मारे, और फिर हम टीचर से 10-5 क्वेश्चन पूछे। आप यहाँ ना पूछते हैं ना आप बताते हैं, ठीक है। तो बेटा इससे आपको लगता होगा कि सर बाद में पढ़ लेंगे, हम पढ़ भी लोगे, मान लो पास भी हो जाओगे, पर नॉलेज गेन नहीं होगा। तो नॉलेज गेन करने के लिए यू मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट, राइट। मैं तो इतना ही एडवाइस कर सकता हूँ आपको, इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ। करना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ जी, चलो मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो सर बोल रहा था स्क्रीन दिखा दो सर, तो स्क्रीन दिखा देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो, और यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो भैया। ये रहा 35D, 35D ले लो पहले, उसके बाद ये ले लो, ये वाला पड़ा था। चलो, एक छोटी सी 5 मिनट की मैं अगर मोटिवेशनल बात करूं, ठीक है, तो चलेगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। मुझे एक बार बताओ, आप में से कौन कौन ये सोच के बैठा है कि सर मुझे फाइनल पढ़ना है, मुझे फाइनल पास करना है, मुझे रैंक लानी है, मतलब कि बस पढ़ना है मुझे, तो ये सोच के कौन कौन बैठा है? ईमानदारी से बोल, जब अपन अगर कोई बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से डायरेक्ट आप मैसेज कर दीजिए मुझे, एवरीवन पे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, ठीक है, एकदम डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से बैठे सर पढ़ना है? मैसेज करो, क्योंकि आप बोलोगे तो आपका जवाब सबके पास जाएगा, मैं नहीं चाह रहा आपका जवाब सबके पास जाए,
क्योंकि जब आपके जवाब सबके पास जाते हैं ना, तो कुछ लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, एक ने जो कहा वो सब वही कहना स्टार्ट कर देते हैं। और कौन ये सोच के बैठा कि यार पढ़ना पड़ेगा, यार क्या करें, अब फाइनल करना है तो क्लास तो लेनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। ईमानदारी से बोलना तभी वैल्यू है, अदरवाइज तो फिर क्या वैल्यू। बनावटी अगर आंसर करना है तो फिर तो मुझे बताइए सबका आंसर क्या है। कौन कौन ये सोच के बैठा कि यार क्लास लेनी पड़ेगी, कोर्स भी करना पड़ेगा, पास भी तो होना है। ओके ओके। और जिनका दोनों ही जवाब नहीं आया कि सर पढ़ना है, पास करना है, क्या करें, पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी नहीं है, और पढ़ना है, रैंक लानी है, मस्त नंबर लाने हैं, वो भी नहीं है, तो फिर उनका क्या जवाब है? वो अपना पर्सनल जवाब दे दे मुझे। बाकी लोग जो बच गए वो भी जवाब दे दो भैया, उनका क्या है। क्योंकि अगर उनका इसमें भी जवाब नहीं है, उसका अगर इस पॉइंट पे भी जवाब नहीं है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं लगता, ईमानदारी से बोलना, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि जब सच्ची बात होती है तो बुरी भी लगती है। ठीक है, तो डोंट टेक इट पर्सनल कोई भी, क्योंकि अपन जब खुली डिस्कशन करते हैं ना बेटा, तो हो सकता है कोई बात किसी के अच्छी ना लगे, क्योंकि अपनी कमी किसी को अच्छी नहीं लगती ना। क्या आपको लगता है कि जो चीज आपने लिखी, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं? क्या आप उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स करते हैं? दुनिया में ऐसा कोई इंसान, चलो इससे पहले भी एक बात हो, वेट, दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसको आप पूछो भैया तुझे करोड़पति बनना, और वो कहता नहीं था मुझे नहीं बनना करोड़पति? ऐसा कोई इंसान है क्या? पहले बताओ। अगर आप हजारों की भीड़ में पूछोगे किस किस को करोड़पति बनना है, क्या जवाब रहेगा? सबका जवाब यही रहेगा, यस मुझे 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 सबको बनना है करोड़पति। क्या सारे करोड़पति बन जाएंगे? आपको क्या लगता है, अगर आपके सामने एक भीड़ खड़ी है हजारों लोगों की, और सब कहते हैं मुझे करोड़पति बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, क्या सब बन जाएंगे? आपको पता है? आपको पता है कि नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके। वैसे ही आप सबने कहा अच्छे मार्क्स लाने हैं, सीए में फाइनल फर्स्ट बार में पास करना है, मुझे रैंक लानी है, ये सबके 3 जवाब थे। अच्छे मार्क्स से पास करना है, कुछ को रैंक लानी है, कुछ को बहुत मेहनत करनी है, नॉलेज चाहिए, एटसेट्रा। क्या आप ईमानदारी से अपने आप के अंदर झांक के ये बता सकते हैं कि क्या जो जवाब आपका था आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं? सभी रिप्लाई कर दो। अपने मन में झांकने में कोई बुराई नहीं है, अपनी कमी अपनी अच्छाई देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, और सिर्फ 5 या 6 लोगों का रिप्लाई आया फिलहाल तक। फटाफट रिप्लाई कर। नहीं, सबका जवाब है नहीं। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बनना सबको है, पास सबको होना है, रैंक सबको चाहिए, अच्छे मार्क्स सबको चाहिए, मेहनत किसी की भी नहीं है। क्या कोई और आएगा मेहनत करने के लिए, या फिर कोई मोहरत निकलेगा? नहीं। जो अमिताभ बच्चन कहता है ना, कौन बनेगा करोड़पति का एडवर्टीजमेंट करते टाइम, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपकी जो ये थॉट है ना, सर अभी तो नहीं अब करेंगे, अभी तो नहीं थोड़े दिन में करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल गलत प्रोसेस है, बिल्कुल गलत प्रोसेस है। अगर मेरी राय मानो, ठीक है, हो सकता है मैं आपके जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, ठीक है, मुझमें उतनी समझ नहीं होगी, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि सर आज नहीं कल से करूंगा, तो वो कल कभी नहीं आने वाला।
ठीक है। दूसरी बात, जिंदगी में कभी भी कोई भी एक्सक्यूज ना बनाए अगर आपको अपनी मंजिल पानी है, चाहे वो मंजिल पढ़ाई में हो, चाहे वो मंजिल बिजनेस में हो, और चाहे वो मंजिल किसी भी चीज में। एक्सक्यूज, सर नहीं पढ़ाते, हम क्या करें, हमारी तो क्लास अभी नहीं चल रही, हम क्या करें, अभी तो घर में माहौल नहीं है, हम क्या करें, सर मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास बुक नहीं है, मैं क्या करूं। हो सकता है कुछ जेन्युइन रीजंस हो, बट ऐसा नहीं है कि किसी रीजन का कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। आप कहते हो सर मान लो मेरी क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, क्या इन सब चीजों का सॉल्यूशन नहीं है? है। अगर आपको करना हो तो हर चीज का सॉल्यूशन है, नहीं करना हो तो 1000 प्रॉब्लम है। तो डोंट मेक एनी एक्सक्यूज। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कोई बात नहीं, बुक नहीं आई, पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता प्रिंट करवा लो, क्यों नहीं हो सकता? पीडीएफ अवेलेबल है। अगर बुक नहीं आई है तो प्रिंट करवा लो। प्रिंट में लगता है कि सर थोड़े दिन में बुक आ जाएगी तो प्रिंट के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो 10 पेज प्रिंट करवा लो, 20 पेज प्रिंट करवा लो। समझ पा रहे हो? मेरा मतलब है कि एक्सक्यूज के बहाने से रुको मत, उसको पार करके आगे बढ़ो, तो जाके मंजिल मिलेगी। अदरवाइज तो ठीक है, अभी पढ़ने में एक्सक्यूज है, फिर एग्जाम अच्छा या बुरा होने का एक्सक्यूज होगा, फिर रिजल्ट अच्छा या बुरा होने का एक्सक्यूज होगा। हर चीज में एक्सक्यूज देते जाएंगे, लाइफ ऐसे चलती जाएगी। एक बुक आती है, आप सब में से किसी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, या मूवी भी है आई थिंक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ा है आपने? सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? बुक थी सीक्रेट, बुक का नाम था द सीक्रेट। एनीवन सुना है बेटा किसी ने? बुक का नाम द सीक्रेट था, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड थी वो। उसका मैं आपको सुना ही है, पढ़ा नहीं उसको कभी भी। अच्छा, उसका एक, उसमें एक ही चीज दे रखी है, आप पूरी बुक आप पढ़ो, अच्छी बुक है, मोटिवेशनल बुक है, बट उसमें एक ही चीज दे रखी है, क्या? कि आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हो, बिहेव लाइक दैट टुडे। ठीक है, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो उसके जैसे ही आज बिहेव करना स्टार्ट करो। जब आप किसी चीज के जैसे बिहेव करते हो ना, वो चीज आपके पास आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चीजें उन चीजों को अट्रैक्ट करती है। जैसे अपन कई बार कहते हैं ना, आप झूठ में कहो मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में आपको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। होता है ऐसा? कई बार आप उठते हैं और ऐसा लगता है आज तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद तबीयत अपने आप खराब होने लग जाएगी। बोलो होता है क्या ऐसा? यस और नो? तो सेम चीज उसमें कही गई है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज से प्रोफेशनल की तरह बिहेव करें। ठीक है, ऐसा आज तो अपना बिहेवियर ऐसा होता है एकदम बच्चों वाला कि हैं सर पढ़ लेंगे, सर कल पढ़ लेंगे, क्या है सर, ठीक है सर। भैया तेरे 8 सब्जेक्ट कौन से हैं? सर मुझे नाम नहीं पता, याद नहीं है सर। अभी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने बच्चे क्लास में हैं सबको 8 सब्जेक्ट के नाम नहीं पता होंगे फाइनल। ईमानदारी से बताना किस किस, पता है। ईमानदारी से बताओ किस किस को नहीं पता। ईमानदारी से, अपने आप से झूठ मत बोलना। किस किस को पता है 8 बुक के नाम और किसको नहीं पता है? पता है सर। बुक के नाम मैं पूछूंगा फिर किसी से भी, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोल के तो कुछ भी नहीं होना है। बोलो भाई बोलो, फटाफट सभी रिप्लाई कर दो, अभी इसमें भी रिप्लाई आने बाकी है, और जिनके रिप्लाई नहीं आ रहे उसकी रिप्लाई मैं फिर रिज्यूम कर सकता हूँ क्या होगा। सिर्फ 18 लोगों में से 8 लोगों का जवाब आया है, तो सोच लो आप बाकी का जवाब क्या होगा। या तो वो पीडीएफ खोल रहे होंगे, ठीक है, या तो वो पीडीएफ खोल के देख रहे होंगे, या वो साइट पे चेक कर रहे होंगे। झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है, आप कहीं देख के बोलोगे डजंट मैटर, फिर बाद में कोई उसकी वैल्यू नहीं है।
जो है सो है। तो मुझे बताओ, बहुत से लोगों का जवाब आया सर नहीं पता। तो आप सोचो, जो कोर्स आप कर रहे हैं, जो एग्जाम आप देना चाहते हैं, जिसमें आप रैंक लाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स से पहली बार में पास होना चाहते हैं, उसके सब्जेक्ट के नाम नहीं पता आपको, तो क्या इससे आपको अपनी कमी नहीं लगती? इससे आपको नहीं लगता कि यार मैं तो स्टार्टिंग ही गलत कर रहा हूं? सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेना, क्लास ज्वाइन कर लेना, क्लास में आ जाना, बैठ लेना, सुन लेना और चले जाना, इट्स नॉट इनफ बेटा। ठीक है, मैं ये सुना नहीं रहा हूं किसी को। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। मतलब मैं तुम में से कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन चीजों को तुम छुपा के बैठे हो, एक्सक्यूज के पीछे, अरे नहीं कर लेंगे यार, खूब टाइम पड़ा है, वो वाली चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें कि अपन कितना लैग कर रहे हैं। हमें बुक का नाम नहीं पता सर, हम क्लासेज में कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं सर? आज तो मूड नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है, अब इच्छा नहीं हो रही, आज तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। ठीक है, अगर क्लास ले लेते हैं तो हम क्लास के बाद होमवर्क नहीं करते। ठीक है, होमवर्क कर लेते हैं तो उतना ही करते हैं जितना सर ने बोला है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है पूरी क्लास में जिसने, किसी भी टीचर ने होमवर्क दिया और उससे ज्यादा होमवर्क किया? कि सर ने बोले थे 2 क्वेश्चन, मैंने 4 कर डाले। कोशिश कर ली, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन मना किया था वो किया हो, स्पेशली मना किया तो सर ने मना किया, चलो वो तो कोई रीजन होगा, पर सर ने कहा कि 2 आप ट्राई कर लेना फिर देखेंगे। तो और आपने 4-5 कर डाले हो कि सर आपने अगला क्वेश्चन पढ़ा और लगा सही तो कर लेते हैं। ऐसा कोई है? एक भी सिंगल बच्चा? ट्राई किया है, ओके, एक बच्चे ने किया है, वेरी गुड। और किसी ने? क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, उस कंसेप्ट के अंदर 15 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, मान लीजिए मैंने आपको पहले दिन 2 क्वेश्चन कराए और 2 क्वेश्चन आपको करने को दिए, टोटल 4 क्वेश्चन हुए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप उस दिन जब वो 2 क्वेश्चन होमवर्क के करने बैठे, उस दिन अगर आप 6-7 क्वेश्चन कर देते, तो जब क्लास में वो चीज पढ़ा रहे होते तो आपको वो चीज पहले से आ रही होती, और जब आप उसको दोबारा सुनते तो वो चीज आपके एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाती। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं लगा आपको? अब देखो, किसी का भी जवाब, एक सिंगल स्टूडेंट के अलावा बाकी किसी का भी जवाब नहीं है कि सर हमने ट्राई किया है। तो सोचो कितना पीछे चल रहे हैं बेटा। मैंने इतने जो ये क्वालिटीज बताई है, ये उन लोगों की है जो रैंक सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, जिनके जो रैंक लाने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें से कितने एफर्ट्स किए आपने? मानता हूं कि आज की क्लास में 20-25 मिनट इस बात पे लगा होगा, पर ये भी जरूरी है। ठीक है, जब तक आप अपने अंदर झांकोगे नहीं, दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है। अपन, मैं भी कह सकता हूँ तुम खराब हो, तुम कह सकते हो मैं खराब हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबसे आसान रास्ता है। समझ पा रहे हैं? टीचर का ये कहना कि बच्चे खराब है, बच्चे का ये कहना कि सब टीचर खराब है, वो तो बहुत आसान चीज है। पर अपने आप को पहचानना, अपनी कमी को पहचानना, वो सबसे मुश्किल काम है। अब मैं आपको इस पूरी जो अपन ने डिस्कशन की है, इसको एक बार समराइज करके बताता हूँ, और फिर मैं चाहूंगा कि आज आप कुछ सीख के जाएं इस बात से। ऐसा नहीं है कि ठीक है सर ने बोल दिया, सुन लिया, इसको भी। बुक के नाम आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को बुक के नाम नहीं पता है। यस सर। जिसको पता है ठीक है, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन ले। जिनको बुक के नाम नहीं पता, ठीक है, जिन्होंने क्लास के अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं करी, जिन्होंने क्लास में पढ़ाया हुआ भी रिवाइज नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं की कि ठीक है जो क्लास में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें जो होमवर्क मिल रहा है वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा मुझे कुछ पढ़ना है तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, वो किसी ने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, और फिर भी आप ये उम्मीद करते हैं कि सर हम रैंक तो लेके आएंगे ही, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे ही, ठीक है, हम अच्छे मार्क्स लाएंगे ही। ठीक है, क्या आप अपने आप से धोखा नहीं कर रहे?
बस इसका जवाब दे दो मुझे। क्या आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेहनत की आपने खुद ने कहा सर हम अपने आप हम मेहनत उतनी नहीं कर रहे, हमें पता है मेहनत नहीं कर रहे, तो क्या आप अपने आप से धोखा नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन क्या है? मैं फिर कहूंगा कि दूसरों में कमियां या दूसरों पे ब्लेम डालना बहुत आसान है इस दुनिया में। दूसरों पे ब्लेम डालना बहुत आसान है इस दुनिया में। ठीक है, बट वो ब्लेम डाल के आप बच सकते हैं, आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। घर वालों की नजर में सर मैं क्या करूं, घर वालों को कहने पापा मैं क्या करूं, क्लास ही प्रॉपर नहीं चलती है, सर ढंग से पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, घर वालों की नजर में आप ही रहोगे, कोई बात नहीं। घर वाले कहेंगे अच्छा अच्छा कोचिंग वाले ऐसे ही करते हैं आजकल, क्या करें, ठीक है बेटा ठीक है तू तो पढ़ ले, हो सकता है उनकी नजर में आप हीरो हो जाएंगे। ठीक है, दोस्तों ने पूछा कैसा पढ़ रहा है, अरे पढ़ रहे हैं यार, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। उनकी नजर में भी आप हीरो हो सकते हैं, क्योंकि आपने ब्लेम, यार मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है मैं क्या करूँ यार, मेरे पास बुक नहीं है मैं क्या करूँ, ऐसा एक्सक्यूज डाल के आप उनकी नजर में ठीक हो सकते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक है यार तेरी गलती नहीं है। पर होगा क्या, उससे मिलेगा क्या? किसी की नजर में टीचर को बुरा बना दो, किसी की नजर में बुक को बुरा बना दो, किसी की नजर में नोट्स को बुरा बना दो, किसी की नजर में क्लास को बुरा बना दो, और उनको बुरा बना के अपने आप को अच्छा कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मिलेगा क्या उससे? उससे मिलेगा क्या? रिजल्ट आएगा उस दिन, फिर उस दिन मैं क्या करूं, मेरी तो क्लास ही पूरी नहीं हुई थी, मैं क्या करूं, मेरा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ था, मैं क्या करूं, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई थी, क्या तबीयत खराब हो गई थी, या घर पे शादी आ गई थी। अगेन उस दिन एक्सक्यूज निकल के आएंगे धड़ाधड़। होगा क्या उससे? रिजल्ट तो फेल का फेल ही है, 6 महीने तो खराब ही है। तो इसलिए बेटा मेरी जस्ट ए टीचर मान लीजिए, जस्ट ए सीनियर मान लीजिए, क्योंकि अब तो मैं आपका सीनियर बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी सीएमए हो चुका हूँ इतने दिन। ठीक है, मैं सीएमए नहीं था, ठीक है, अब तो मैं सीएमए हो चुका हूँ, तो मैं आपको एज ए सीनियर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छे मार्क्स लाने, और अगर क्यों लाने ही, आपका टारगेट दूसरा होना ही नहीं चाहिए। आप एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं तो आपका तो लाइफ में अभी कोई टारगेट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बातें हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी लव लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, जो भी है व्हाटएवर, तो ये भी तो एक लाइफ है, ये भी तो एक ड्यूटी है। जिस काम को करना है, दिसंबर में एग्जाम देना, देके खत्म करो ना उसको, लटका के एक ग्रुप जून में, एक ग्रुप दिसंबर में, एक ग्रुप अगले जून में, क्या मतलब है? जब देना है, हमको पता हम दे सकते हैं, तो दिसंबर में 2 ग्रुप देके खत्म कहानी। एक बार में पीछा छुड़ाओ ना, 2 बार 60% मेहनत करने से अच्छा है एक बार 80% करो। आई थिंक वो बेस्ट है। नहीं लगता आपको कि हर बार ठीक है एक बार मैं एक ग्रुप पढ़ लेता हूँ, 60-70% पढ़ूंगा, 50% आ जाएंगे, पास हो जाऊंगा, फिर अगली बार एक ग्रुप पढ़ूंगा, 60-70 पढ़ूंगा। एक बार में पढ़ के खत्म करो ना 80% दोनों को, 80-90% तैयारी करोगे काम हो जाएगा। 100% की कोशिश करोगे तो 80-90% तैयारी, ठीक है, काम हो जाएगा। आई होप मेरी बातों से आप कुछ सीख के जाएंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है, एज ए चैलेंज लो, एज ए, जो अपन बहुत जने पूछते हैं है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बच्चा है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो बच्चा मुझसे हमेशा सर रैंक कैसे ला, सर बताओ रैंक की तैयारी कैसे करूं, सर रैंक कैसे लाऊं, बस एक ही सवाल जब भी मिलता है, जब भी क्लास होती है, कुछ भी होता है, सर रैंक कैसे लाऊं। अब उसको मैंने कहा भैया तू एक काम कर, आज तो ये वाला पढ़ के पहले खत्म कर फिर बता। अगले दिन पूछते हैं सर रैंक कैसे लाऊं बताओ, आपने बताया नहीं। उसका भी ब्लेम, वो भी ऐसे नहीं कि सर बताओ, सर कल मैंने आपको पूछा था रैंक कैसे लाया, आपने बताया ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, जो एक्सक्यूज डालने वाले, आपके दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने वाले, ये बंद कर दो। जो होता है सबके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ऐसा मानो कि कोई बात नहीं, सर ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या करना, पढ़ना ही तो है, पढ़ना तो स्टार्ट करता हूँ, सर से फिर कभी पूछ लूंगा। हर चीजों में पॉजिटिव ढूंढो। ठीक है, आपने किसी को फोन मिलाया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपने अपने किसी फ्रेंड को फोन मिलाया, फ्रेंड फोन नहीं उठा पाया, आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? 2 तरीके के ख्याल, एक कि ये बहुत बड़ा आदमी हो गया आजकल तो फोन नहीं उठाता, या जानबूझ के नहीं उठाया होगा,
वरना पता नहीं क्या कर रहा होगा। एक तो ये ख्याल आते हैं। एक ख्याल हो सकता है कि अरे बिजी होगा यार, बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव सोच रखो, हर चीज में नेगेटिव सोच नहीं। ठीक है, तो वैसे ही जो मैंने आपको समझाया है उसमें पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव सोच मत रखो। ओके, बाकी तो आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिट रहेगा, बेनिफिट करेगा। ओके, फाइनली कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया है। सर क्वेश्चन है सर। हम्म, सर जैसे ये जो बीओपी पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल अब समझ आ रहा है, जो कुछ पॉइंट हमने नहीं किए या कुछ भी है। अब अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है सर, एक बड़ा, अभी जैसे हम जो क्वेश्चन करते हैं ना सर, जैसे आप डेप्रिसिएशन पढ़ा रहे हो, डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन कर लिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ा रहे हो, उसका एक क्वेश्चन कर लिया। पेपर में जब एक फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन आता है ना सर, तो आधी चीजें गायब हो जाती हैं। उसकी उसके लिए भी क्या सर कोई मतलब क्वेश्चन है, या जो प्रीवियस ईयर जो अपना इंटर वाला ये वही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं वापस? इसके लिए मैंने कहा ना, लिमिटलेस होना पड़ेगा। अगर आप वो फ्लुएंसी चाहते हैं, एक एज ए स्टूडेंट आपको पूरे क्वेश्चन में एक दो पॉइंट में डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर एज ए स्टूडेंट आप बात करोगे तो हर क्वेश्चन में आपको एक दो पॉइंट में कहीं ना कहीं डाउट आएगा, फिर आप उसका आंसर देखोगे, समझ में आ जाएगा, ऐसे ही आप सीखते जाओगे। समझ गए? जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो चाहे आप कितना भी सीख के स्टार्ट कर लो, कहीं ना कहीं तो ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपने सीखी भी नहीं है। यस सर। गाड़ी भी आप चलाना सीखते हो, ड्राइविंग स्कूल में सीखते हो, सामने वाला गाड़ी चलाना सिखा देता है, फिर भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना जो आपने नहीं सीखी हुई। तो वही चीज पढ़ाई जी में, सर। इतना भी आप सीख लो, किसी भी टीचर से सीख लो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जो आपको नहीं आती। तो एट दैट टाइम, उस टाइम आपको क्या लगता है, आपका माइंड क्या कहता है, वो करो, फिर उसको मैच करो आपके आंसर से। अगर वो मैच होता है तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे माइंड ने जो कहा वो ठीक था। और अगर गलत होता है तो अच्छा, ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ठीक है, ये करके सीख लो। वो चीजें वैसे, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। जो अपन बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस से सीखना, वो वही चीज है। ठीक सर है, और आप हमें उसकी हाँ, बीएपी के क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस शीट अरेंज करवा दोगे? दूंगा, मैं आपको बिल्कुल दूंगा, मैं क्वेश्चन हाँ सर, ओके जैसे बड़े सर। बड़े क्वेश्चन हो, 3-4 कंसेप्ट एक क्वेश्चन में मिक्स है ना, वैसे क्वेश्चन ज्यादा वो मैं करने दे पड़ रहे दूंगा। बट अगेन वही बात, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं दूंगा फिर आप करेंगे, तो अगेन आप अपने आप को लिमिट करते हैं। हैं आज आपके सर। पास इंटरव्यू टाइम, बुक उठा देखो लेंगे। मुझे देने के लिए आपको टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ कि अप्रैल एंड तक आपको मिलेगा, राइट? तो व्हाई वेट फॉर अप्रैल एंड? नेट पे मटेरियल नहीं है क्या? आप सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी कहाँ से कॉपी करूंगा, एक बार सोचो, क्वेश्चन मैं कहाँ से लाऊं? सी मटेरियल उठा सकता हूँ, सीएमए का उठा सकता हूँ, पास्ट ईयर के पेपर उठा सकता हूँ। आप कहीं से भी एक पेपर उठाइए, क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, आंसर मैच कीजिए, कंसेप्ट आपको आता है। तो फ्लुएंसी अगर चाहिए तो इन दैट केस फिर आपको लिमिटलेस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं जो दूंगा और आप सर सिर्फ उतना ही करना चाहते हैं जितना मैं दूंगा, तो फिर तो वही बात हो गई ना, आप तो सीएमए के लिए पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप it would be beneficial for you. यस सर।